अरविंद केजरीवाल आज खुश तो बहुत होंगे क्योंकि उन्हें मीडिया में जबरदस्त कवरेज मिल रही है। बस फर्क इतना है कि पहले वो दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सुर्खियों में बने रहते थे और अब वो खुद अपने ऊपर लगे आरोपों की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगातार हेडलाइंस में बने रहना अच्छा लगता है। वो चाहते हैं न्यूज़ चैनल सारे दिन सिर्फ उन्हें दिखाएं और अखबारों में भी हेडलाइंस में पहला नाम उन्हीं का आए, और वो सब कुछ पिछले 3 दिनों से हो भी रहा है। और आज दिन भर भी अरविंद केजरीवाल अपनी इस कोशिश में कामयाब रहे। आज हम दिल्ली विधानसभा में हुए एक हाई वोल्टेज ड्रामे का आपके सामने विश्लेषण करेंगे, लेकिन वो विश्लेषण नहीं जो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं, वो विश्लेषण जो देश की जनता देखना चाहती है। विधानसभा गंभीर चर्चाओं की जगह होती है, जहां हमारे और आपके द्वारा चुने गए विधायक अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए योजनाएं और कानून बनाते हैं। लेकिन आज दिल्ली विधानसभा में कुछ ऐसा हुआ जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। शायद ही आपने कभी किसी राज्य की विधानसभा में कोई लाइव डेमो होते हुए देखा हो। लेकिन आज दिल्ली विधानसभा में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हैकिंग का एक लाइव डेमोस्ट्रेशन दिया गया। ये लाइव डेमो आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिया। इसके लिए बाकायदा दिल्ली विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया था। इस विशेष सत्र के लिए पैसा कहां से आता है, विधानसभा कैसे चलती है, ये सब आप जानते हैं दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से। जब से आम आदमी पार्टी ने चुनाव हारने शुरू किए हैं, तब से उसके नेता लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। इसलिए ईवीएम में हैकिंग के आरोप नए नहीं हैं, लेकिन आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर ईवीएम की हैकिंग का डेमो देने के टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत नाजुक वक्त है और वो 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोपों से घिरे हुए हैं। कल जब यह ऐलान हुआ था कि दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर लगे रिश्वत के आरोपों पर आज सफाई देंगे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा का अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। राजनीतिक इस्तेमाल उन्होंने दिल्ली विधानसभा का किया और विधानसभा में ईवीएम हैकिंग के विषय पर जानकारी दी जाने लगी। इसीलिए अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या रिश्वत कांड से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम हैकिंग का सहारा लिया? क्या दिल्ली की जनता उनसे ईवीएम की हैकिंग के बारे में जानकारी लेना चाहती थी, या दिल्ली की जनता उनसे यह पूछना चाहती है कि वो दिल्ली के विकास के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने ईवीएम हैकिंग के डेमो में कौन कौन से बड़े दावे किए और उनके इन दावों में क्या लूप होल्स हैं। हालांकि हम ये भी स्पष्ट करते जा रहे हैं कि दिल्ली की जनता ऐसा कुछ भी अरविंद केजरीवाल से या आम आदमी पार्टी से जानना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने इसे दिल्ली की जनता पर जबरदस्ती थोपा। इस विधायक ने दावा किया कि कुछ सीक्रेट कोड्स के जरिए अगर कोई पार्टी चाहे तो ईवीएम हैक कर सकती है और इस तरह से जो भी वोट डाला जाएगा वो एक विशेष पार्टी के खाते में जाएगा, जबकि चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक ईवीएम में किसी तरह के कोड का इस्तेमाल नहीं होता। इस विधायक का दावा था कि पार्टी कार्यकर्ता वोट डालने के बहाने ईवीएम में सीक्रेट कोड दाखिल करता है और ये कोड वोट डालने के लिए इस्तेमाल होने वाले बटन से दाखिल किया जा सकता है। यानी दावा यह है कि कार्यकर्ता ने पहले अपना वोट डाला और उन्हीं बटन्स का इस्तेमाल करते हुए तुरंत कोड भी दाखिल कर दिया और इसके बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती, यहां तक कि पोलिंग बूथ में मौजूद प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी नहीं। जबकि चुनाव आयोग के सूत्रों का दावा है कि ईवीएम के बैलेट यूनिट का बटन एक बार दबाने के बाद बाकी बटन ब्लॉक हो जाते हैं और कंट्रोल यूनिट से ही अगले वोट के लिए फ्री होते हैं। अब यहां पर आप ये सोचिए कि आम आदमी पार्टी पंजाब के चुनाव हार गई, गोवा के चुनाव हार गई और उसका यह कहना है कि वो पंजाब और गोवा के चुनाव ईवीएम में हैकिंग की वजह से हारी है। लेकिन वो पंजाब में हार और गोवा में अपनी हार की वजह से अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए दिल्ली विधानसभा का इस्तेमाल कर रही है। अगर एक पार्टी पंजाब में हार जाती है, गोवा में हार जाती है, तो दिल्ली की जनता का उसमें क्या दोष है और दिल्ली की जनता से के सामने इसकी सफाई क्यों पेश की जा रही है? इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि सौरभ भारद्वाज ने जिस ईवीएम का डेमो दिया वो कहां से आया था, क्योंकि वो ईवीएम चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम थी ही नहीं।
चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली विधानसभा में आज जिस ईवीएम का डेमो दिया गया वो पहले से ही प्रोग्राम्ड थी, यानी उस मशीन में पहले ही ऐसा सॉफ्टवेयर डाला गया था जिससे फर्जी वोटिंग का प्रदर्शन किया जा सके। तो कुल मिलाकर आज जो असली खबर है वो ये है कि आम आदमी पार्टी पंजाब और गोवा में चुनाव हारने की वजह से दिल्ली विधानसभा का राजनीतिक प्रयोग करके उसकी उस मंच पर, दिल्ली विधानसभा के मंच पर आकर यह बताने की कोशिश कर रही है कि वो पंजाब और गोवा का चुनाव क्यों हारे। लेकिन इसमें दिल्ली के लोगों की क्या गलती है, दिल्ली के टैक्स पेयर्स की क्या गलती है और दिल्ली के टैक्स पेयर्स के खर्च पर अरविंद केजरीवाल इस तरह का प्रचार क्यों कर रहे हैं। कुल मिलाकर आज आम आदमी पार्टी एक ऐसी ईवीएम लेकर विधानसभा में पहुंची थी जिसके बारे में यह तक पता नहीं कि वो ईवीएम आई कहां से थी, किस कंपनी ने उसे बनाया था, उसे किसने प्रोग्राम किया और ऐसे में इस ईवीएम के आधार पर आम आदमी पार्टी के दावों को सच कैसे माना जा सकता है। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम का दावा है कि वो किसी भी ईवीएम को सिर्फ 90 सेकंड के अंदर हैक कर सकते हैं। उन्होंने ये भी चुनौती दी कि अगर चुनाव आयोग उन्हें अपनी ईवीएम दे दे तो वो सिर्फ 90 सेकंड के अंदर उसे भी हैक करके दिखा देंगे। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की ये इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है क्योंकि 12 मई को चुनाव आयोग ने दिल्ली में एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में चुनाव आयोग सभी पार्टियों को ईवीएम का डेमो देगा और इसी दौरान चुनाव आयोग इन राजनीतिक दलों को ईवीएम टेम्पर करके दिखाने की चुनौती भी देगा। हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग की इस मीटिंग में अपने विधायक सौरभ भारद्वाज को लेकर जाना चाहिए, जिनका दावा है कि वो किसी भी ईवीएम को सिर्फ 90 सेकंड में हैक कर सकते हैं। यहां पर समझने वाली बात यह भी है कि ईवीएम्स का कोई नेटवर्क नहीं होता। हर ईवीएम अपने आप में एक अलग मशीन होती है, अलग यूनिट होती है और किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए लाखों ईवीएम्स को हैक करना संभव नहीं है। इस बीच अरविंद केजरीवाल पर 2 करोड़ रुपए की घूस लेने का आरोप लगाने वाले कपिल मिश्रा ने आज एक नया धमाका किया। कपिल मिश्रा ने आज आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के विदेश दौरों को देश विरोधी बताया। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, राघव चड्ढा, आशीष खेतान, दुर्गेश पाठक और सत्येंद्र जैन के विदेश दौरों पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि इन नेताओं के विदेश दौरों में देश विरोधी काम हुआ है। यानी कुल मिलाकर केजरीवाल और उनके नेताओं की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में उन्हें अब सिर्फ ईवीएम के मुद्दे से ही उम्मीद है। केजरीवाल ईवीएम की मदद से आरोपों की दिशा बदलना चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये मशीन वोट डालने के लिए तैयार है। इस मशीन के अंदर ये हमारे सीक्रेट कोड्स हैं। तो एक वोटर आया और वोट डालते ही जैसे ही आवाज आई उसी दौरान उसने सीक्रेट कोड डाल दिया। मार्शल्स प्लीज विजेंद्र जी को आउट करो। कंधे पर उठा के ले जा। करने दें उनको। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वाह केजरीवाल जी, आरोप रिश्वत के हैं और बयान दे रहे हैं ईवीएम पर। आम आदमी पार्टी के ग्रेटर कैलाश के जो विधायक हैं सौरभ भारद्वाज जी, जो खुद एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, ये दिखाया कि हमारे देश के अंदर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कैसे की जा रही है। कपिल मिश्रा के आरोपों पर जवाब देने के बजाय अरविंद केजरीवाल ने सियासत को वापस ईवीएम की तरफ मोड़ दिया। बाकायदा दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। ऐसी उम्मीद थी कि केजरीवाल जी अपने ऊपर लगे 2 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप पर सफाई देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एजेंडा दूसरी तरफ मोड़ने के लिए ईवीएम का मुद्दा उठाया गया। वही ईवीएम्स जिन पर आम आदमी पार्टी पहले भी सवाल उठाती रही है। कंट्रोल यूनिट के अंदर वोट इकट्ठे किए जाते हैं तो बैलेट यूनिट कहा जाता है। बहुत सारे लोगों ने इस बैलेट यूनिट को देखा होगा। आया है कामरों को प्रस्ताव का विषय, मैंने उसको स्वीकार। बहरहाल विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर लगे आरोपों पर सवाल उठाए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। और जब विजेंद्र गुप्ता ने ज्यादा विरोध किया तो उन्हें मार्शल्स बुलवाकर विधानसभा से बाहर कर दिया गया। मार्शल्स प्लीज विजेंद्र जी को आउट करो। गुप्ता जी अच्छी तस्वीर आएगी, उठाने दीजिए। अच्छी तस्वीरें आएंगी, कंधे पर उठा के ले जा। करने दें उनको।
इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम पर डेमो देना शुरू किया और यह साबित करने की कोशिश की कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। टोटल वोट 19, पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे को 2, तीसरे को 11, मुबारक हो सिरसा जी, चौथे को 2, पांचवे को 2, जीत गए। डेमो के बाद सौरभ भारद्वाज ने यह भी दावा किया कि उन्होंने 10 वर्षों तक यही हैकिंग का काम किया है। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मगर मैंने 10 साल अपनी जिंदगी के इन्हीं कामों में दिए। मैंने पूरे 10 साल एम्बेडेड सिस्टम्स की प्रोग्रामिंग में दिए। पूरे विश्व की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर मैंने काम किया है। अब गुजरात में अगले चुनाव है, जहां पे गुजरात की मशीनें रखी हैं, तुम वो जगह सिर्फ 3 घंटे के लिए हमें दे दो, और सीट तो दूर की बात, एक बूथ पे नहीं जीतोगे। चैलेंज है, चैलेंज। चुनाव आयोग के पूर्व सलाहकार केजे राव ने इस डेमो को लेकर आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए। जी न्यूज से बातचीत में राव ने पूछा कि ईवीएम चुनाव आयोग से बाहर कैसे आई। एक तो फर्स्ट थिंग वो है, कोई भी ईवीएम बाहर नहीं आ सकता है जी। अगर आ गया तो चोरी करके लाना पड़ता है जी। इसने चोरी किया है क्या आम आदमी पार्टी? ईवीएम कोई भी ईवीएम खोल के कोई भी टैंपर कर सकता है। इलेक्शन कमीशन का ईवीएम को कोई भी टैंपर नहीं कर सकता है। ये कौन से ईवीएम कहाँ से लाया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन हैज एवरी राइट टू अरेस्ट हिम। मजाक कर दिया इन्होंने, एक खुद की मशीन ले ली जिसको आप चाहे वैसे प्रोग्राम कर सकते हो पहले से, और बना दिया। तो ये तो कोई भी सिंपल कंप्यूटर इंजीनियर की भी जरूरत नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सौरभ भारद्वाज इस ईवीएम को कहां से लाए थे। जवाब खुद सुन लीजिए। सौरभ भाई एक मिनट रुक जाइए, वो कहां से आया? मतलब वो ईवीएम कहां से आया? तो जेल हो जाएगी। विधानसभा सत्र के बाद अरविंद केजरीवाल भी मीडिया के सामने आए। उम्मीद थी कि अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देंगे, लेकिन वो ईवीएम पर बोलते रहे और मीडिया रिश्वत कांड पर पूछता रहा। हम तो कह रहे हैं आप अपनी ईवीएम दे दीजिए, उसका मदरबोर्ड चेंज करना है, 90 सेकंड लगते हैं। वो अपनी ईवीएम देंगे, उसका मदरबोर्ड चेंज करके दिखा देंगे। वो अपनी ईवीएम दे दीजिए। आम आदमी पार्टी के विरोधी भी उनके इस नए हथकंडे पर सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने उस संस्था से झूठ बोला है जो संस्था राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देती है और नियमानुसार चल रही है या नहीं चल रही है, इसका नियंत्रण रखती है। वो पार्टी एक क्राइसिस के थ्रू जा रही है, एक दूसरे को पर लांछन लगा रहे हैं। अब इसका सलूशन भी उन्हीं के पास है, हमारे पास किसी के पास नहीं। शुतुरमुर्ग बन रहे हैं, सच्चाई देखना नहीं चाहते। उनके नाम पर वोट अब नहीं मिलता है। ईवीएम को जिम्मेदारी ठहराएंगे, कल बोलेंगे जनता से कि तुम्हारी उंगली में ही गड़बड़ है, गलत बटन दबा देती है। रिश्वत कांड पर तो केजरीवाल जी चुप हैं, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगाने वाले कपिल मिश्रा अब नए सवाल उठा रहे हैं। आज कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। रशिया में संजय सिंह जी ने कुछ इलीगल डीलिंग करी है और विदेश यात्राएं दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशीष केतान और सत्येंद्र जैन की बहुत खतरनाक जानकारियां मेरे पास आ रही हैं। अपनी हर एक चीज सोशल मीडिया में डालते थे, अपनी हर एक चीज जनता को बताते थे, लेकिन रशिया गए, दुनिया के और कई देशों में गए, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशीष केतान और सत्येंद्र जैन, उसकी कोई जानकारी किसी सोशल मीडिया में क्यों नहीं डाली? अश्विनी गुप्ता के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। अगर आप गूगल पर हाउ टू टेम्पर ईवीएम लिखकर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस दिखाई दे जाएंगे जिसमें लाइव डेमो दिया जा रहा होगा कि इस तरह की ईवीएम्स कैसे हैक की जा सकती हैं। लेकिन आप ऐसे अपुष्ट वीडियोस पर आंख बंद करके भरोसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ही किया। उन्होंने दिल्ली विधानसभा के अंदर ईवीएम की टेम्परिंग के विषय पर एक लाइव वीडियो तैयार करवा दिया। केजरीवाल दिल्ली की जनता के हित के लिए नहीं बल्कि अपने निजी हित के लिए ये डेमो करवा रहे थे और दिल्ली विधानसभा का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे थे दिल्ली की जनता के पैसे पर। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इस वक्त ठीक वैसी ही बात कर रहे हैं जैसे कोई छात्र परीक्षा में फेल हो जाने पर परीक्षा की प्रणाली पर ही सवाल उठाने शुरू कर देता है।
अरविंद केजरीवाल भी राजनीति के वो छात्र हैं जो लगातार फेल हो रहे हैं। पहले गोवा और पंजाब में और अब एमसीडी के चुनावों में हारने के बाद उन्होंने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। केजरीवाल को यह नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं वोटिंग मशीन्स ने उनकी पार्टी को 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में 70 में से 67 सीटें दिलाई थी, जिसकी वजह से वो आज मुख्यमंत्री हैं। लेकिन तब उन्होंने इन ईवीएम्स पर कोई शक जाहिर नहीं किया था, क्योंकि तब वो इन्हीं ईवीएम्स के जरिए जीत रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा का इस्तेमाल पार्टी के प्लेटफॉर्म के तौर पर किया है। हो सकता है ये अवैध ना हो, लेकिन ये अनैतिक जरूर है, क्योंकि विधानसभाएं कानून बनाने और जनता की भलाई की योजनाएं बनाने के लिए होती हैं। विधानसभाओं में नेता अपने लोगों और राज्य की बेहतरी के लिए चर्चा करते हैं। केजरीवाल अगर चाहते तो ईवीएम टेम्परिंग का ये डेमोन्स्ट्रेशन, ये लाइव डेमो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने विधानसभा का इस्तेमाल किया। ये भी एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है, क्योंकि आज सवाल ये है कि यही बात, यही डेमो उन्होंने विधानसभा के बाहर अपने पार्टी दफ्तर पर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्यों नहीं किया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये अच्छी तरह जानते थे कि अगर वो किसी सार्वजनिक मंच से चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाएंगे तो हो सकता है कि उनके खिलाफ मानहानि का केस हो जाए, कोई एक्शन हो जाए, जबकि विधानसभा के अंदर उन्हें विशेषाधिकार हासिल हैं और इन्हीं विशेष अधिकारों का उन्होंने आज दुरुपयोग किया है। इसलिए उन्होंने विधानसभा में ईवीएम टेम्परिंग का डेमो दिया और अपना एजेंडा चलाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता उनसे ये नहीं जानना चाहती कि वो पंजाब में क्यों हारे। दिल्ली की जनता उनसे ये नहीं जानना चाहती कि वो गोवा में क्यों हारे। वो ये भी नहीं जानना चाहती कि केजरीवाल एमसीडी का चुनाव क्यों हारे। जनता ये जानना चाहती है कि उनकी सरकार अब दिल्ली के लिए और क्या करने वाली है, कौन कौन सी विकास योजनाएं आ रही हैं, दिल्ली में पॉल्यूशन पर क्या कर रहे हैं, दिल्ली में फ्री वाईफाई पर क्या कर रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कितने नए फ्लाईओवर आ रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि बिजली, पानी, सड़क के मामले में कितना काम हो रहा है। लेकिन केजरीवाल उन्हें ये बता रहे हैं कि ईवीएम हैक कैसे होती है। अब सवाल यह है कि अगर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने एजेंडे इसी तरह चलाने के लिए अपने राज्यों की विधानसभाओं का इस्तेमाल करने लगे तो फिर क्या होगा? आप सोचिए, कोई मुख्यमंत्री विधानसभा में जाकर इसी देश की किसी संवैधानिक संस्था का अपमान करने लगे, इसी देश की किसी संवैधानिक संस्था पर गंभीर आरोप लगाने लगे तो फिर क्या होगा? कल्पना कीजिए कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं और सीबीआई के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित कर दें और विधानसभा में अपनी सफाई देने लगे। इस वक्त वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच सीबीआई कर रही है और हो सकता है बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। अब सोचिए कि वो भी एक दिन का विशेष सत्र बुला लें और उस सत्र में वो इस केस के मामले में अपनी सफाई देने लगें और देश को ये बताने लगें कि किस तरह से वो बेकसूर है। इसी तरह कल्पना कीजिए कि लालू यादव के खिलाफ जो चारा घोटाले का मामला चल रहा है, लालू यादव की पार्टी इस वक्त बिहार में जेडीयू के साथ मिलकर सरकार चला रही है और उनके दोनों बेटे उस सरकार में मंत्री भी हैं। और ऐसे में अगर बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर अपने हितों को साधने के लिए उनकी पार्टी कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो फिर क्या होगा? या ये सोचिए कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री या वहां के विधायक एक स्पेशल सेशन बुलाएं और फिर दक्षिण कश्मीर को आजाद कश्मीर घोषित कर दें तो फिर ये देश क्या करेगा, संविधान क्या करेगा? यानी किस हद तक हम विधानसभाओं में बैठकर हमारे ही देश के खिलाफ और हमारी ही जनता के खिलाफ काम करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे राजनीतिक एजेंडे को सूट करता है। आज हमारा सवाल यह है कि विधानसभा के मंचों का इस्तेमाल अपने निजी एजेंडे के लिए, अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए करना कितना जायज है? देश संविधान के अनुसार चलता है और कोई भी नेता जब मुख्यमंत्री बनता है तो संविधान की ही शपथ लेता है। ऐसे में इस परंपरा को तुरंत बंद होना चाहिए। विधानसभा के अंदर मिले विशेषाधिकारों की आड़ में अपने निजी एजेंडे नहीं चलाए जा सकते। और आज खबर यह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ईवीएम्स पर सवाल उठा रहे हैं। आज की खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया। आज एक दिन का विशेष सत्र बुलाया, दिल्ली विधानसभा को राजनीतिक मंच बनाकर रख दिया और उसमें वो काम कर रहे थे जो कि उनका दिल चाहता है, जो कि वो चाहते हैं, और उन्होंने दिल्ली की जनता की पसंद को ताक पर रख दिया। हम ये नहीं जानना चाहते दिल्ली विधानसभा की चर्चा में कि आप पंजाब और गोवा के चुनाव क्यों हार रहे हैं।
आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और अपने ऊपर लगे आरोपों से ध्यान हटाने के लिए विधानसभा के मंच का इस्तेमाल किया, और ऐसा करते हुए उन्होंने अपनी सारी राजनीतिक हदों को तोड़ दिया। अब एक और उदाहरण आपके सामने रखते हैं कि जब सिस्टम में कोई भी व्यक्ति उस सिस्टम का नाजायज फायदा उठाता है तो क्या होता है। एक उदाहरण अरविंद केजरीवाल है, और ठीक इसी तरह जस्टिस CS कर्णन ने कानून की सारी हदों को पार करते हुए सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश समेत सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों को 5 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि जस्टिस कर्णन को यह फैसला देना भारी पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चिन्नास्वामी स्वामीनाथन कर्णन को अदालत की अवमानना का दोषी पाया और उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। अब जस्टिस कर्णन किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं और इस तरह वो भारत की न्यायपालिका के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार होने वाले पहले सर्विंग जज होंगे। यहां आपके लिए यह समझना भी जरूरी है कि जस्टिस कर्णन को गिरफ्तार करने की नौबत आई कैसे। इसी वर्ष जनवरी में जस्टिस कर्णन ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने 20 जजों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे और उन पर कार्रवाई करने के लिए कहा था। इसके बाद फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन से स्पष्टीकरण मांगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस चिट्ठी को सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्टीकरण मांगा और उन्हें अदालत में पेश होने के लिए कहा। 2 बार सुनवाई टालने के बाद वो तीसरी बार अदालत के सामने पेश हुए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने उनके काम करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद जस्टिस कर्णन अपने घर पर ही अदालत लगाकर सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ फैसले देते रहे और फिर उन्होंने सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों को 5 साल की सजा सुना दी, जिसके जवाब में अब उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। यानी हदें पार करने का नतीजा अक्सर बुरा होता है, चाहे नेता हो या जज। हर किसी को ये बात याद रखनी चाहिए और हर किसी को संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए, चाहे वो दिल्ली की विधानसभा हो या फिर कलकत्ता में बैठे जस्टिस कर्णन हो।